Hey guys, I'm Samir. You're watching me on my YouTube channel Commerce की वानी। ये हमारा फिफ्थ क्लास है ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेगमेंट, जिसमें फोर्थ क्लास जो इससे पहले वाला था उसमें हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज उसको स्टार्ट किया था एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स उसको डिस्कस कर चुके थे। और आज का जो ये वीडियो है इसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो हम कवर करके रैप अप करेंगे AS2 को। प्लस इसके बाद एक छोटा सा वीडियो और एक आएगा जिसमें 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल हम लोग सॉल्व करेंगे AS2 को लेके, सो दैट हमारा पूरा का पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो पाए। क्यों मैं इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर जोर दे रहा हूँ? क्योंकि AS2 इम्पॉर्टेंट है। MCQ पर्पजेस के लिए ये एक दो क्वेश्चन बैठ सकता है यहाँ से। ओके, सो स्ट्रेट अवे जंपिंग ऑन टू आवर कंटेंट ऑफ टुडेज क्लास। थोड़ा सा एक रिवाइंड है, एक छोटा रिवाइंड बोल सकते हैं इसे। हम जब AS2 का बात किए तो ये जो पार्ट हमने कवर किया था, इन्वेंट्रीज नॉट कवर्ड, क्या क्या इन्वेंट्रीज में कवर नहीं होते ये आपको याद होना चाहिए, ये पहला बात। दूसरा, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का? कॉस्ट और मार्केट प्राइस नहीं, NRV। अब आप AS2 सीख चुके हैं तो अब आप मार्केट प्राइस नहीं बोलेंगे, अब आप बोलेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस करेंगे, एस्टिमेटेड सेलिंग का जो कॉस्ट है या एक्सपेंसेस ऑन सेल है वो माइनस करेंगे, जितना बचेगा वो होगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एंड कॉस्ट में परचेज कॉस्ट ऐड होता है, कन्वर्जन कॉस्ट ऐड होता है। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या है? मटेरियल, लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड, वो सारे ऐड हो जाते हैं, अदर कॉस्ट ऐड हो जाता है। तो ये टोटल मिला के कॉस्ट और NRV हो जाता है। व्हिच एवर इज लोअर, जो वैल्यू आता है वो हमारा जनरल प्रिंसिपल है। मैं बार बार ये जनरल प्रिंसिपल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन में नॉट नेसेसरीली यही एक फॉर्मूला है या यही एक कंसेप्ट है या यही एक प्रिंसिपल है, इसको छोड़ के और भी प्रिंसिपल्स हैं जो कि अननोन है। अभी उसी के ऊपर जोर देना है हमको। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है कॉस्ट का बात। कॉस्ट में हमको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना था? परचेस कॉस्ट तो ऐड होना ही है। ओके, उसके साथ नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज़ ये ऐड करेंगे। अगर ड्यूटीज़ रिफंडेबल है तो माइनस कर देंगे, डिस्काउंट्स रिबेट्स वगैरह माइनस कर देंगे, फ्रेट और अदर खर्चे कुछ अगर हुए तो वो सारे ऐड करेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा कॉस्ट आ जाता है। ओके, अगर हम इसको ना, ये पार्ट को आप लोग इग्नोर करें। ओके, आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ओके, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड को लेके बात हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो सर्कल आउट किया हुआ है पार्ट, इसको मैंने बोला था इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ इसको डिस्कस करने वाले हैं। जॉइंट कॉस्ट को लेके जो थियरी हमने बात किया था वो कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट एक ही बार में प्रोड्यूस हो रहा है तो जितना जॉइंट कॉस्ट है, जो आप सेग्रीगेट कर नहीं पा रहे हो कि किस प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट है, उस केस में रिलेटिव प्रोडक्ट्स जितने आप बना रहे हो उसके जो रेस्पेक्टिव सेल्स वैल्यू हैं उसके रेशियो में आपको ये कॉस्ट को डिवाइड करना है। आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा उसमें ये चीज़ भी टेकअप हो जाएगा। ओके, अदर कॉस्ट में बाकी सारे एंसिलरी कॉस्ट आते हैं, लेकिन क्या नहीं आते हैं वो जानना ज़रूरी है। MCQ पर्पज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारे कॉस्ट का फिगर नहीं होता है, तो कॉस्ट का डिस्कशन यहीं तक था। अब इसके बाद जो पार्ट आ रहा है वो वैल्यूएशन रूल के ऊपर आ रहा है। सर वैल्यूएशन रूल में क्या है? हमको तो पता ही है, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। मैंने जस्ट की कुछ देर पहले आपको बोला कि यही एक ही रूल नहीं है, इसके साथ और भी रूल हैं, तो वो थोड़ा हमको जानना है, AS2 बताता है। पहले तो एक बात करें कि अगर आप वैल्यूएशन रूल्स को देखोगे ना, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, अगर आप फिनिश गुड्स का बात कर रहे हो तो अभी तक जो हमने सीखा है कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर, वो सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स का बात करता है। सर इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स भी आता है, WAP भी आता है, मटेरियल भी आता है, सो उसका क्या ये रूल एप्लीकेबल नहीं है? नहीं है। ये जो कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर है, ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रूल है, ये नो डाउट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रूल या ये प्रिंसिपल ओनली एप्लीकेबल टू फिनिश गुड्स हैं। ओके, तो सर फिनिश गुड्स को छोड़ के अगर हम मटेरियल का बात करेंगे, आपको दो चीज़ें याद रखना है, ठीक है? आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इस चैप्टर के एंड में एक फ्लो चार्ट आएगा, वो फ्लो चार्ट में ओवरऑल आपको जितना चाहिए एक ही पेज में सब कुछ आ जाएगा, ये जितने सारे बातें कर रहे हैं उतना ही याद रख के आपको एग्जाम के लिए जाना है। सो अभी लेकिन हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए सारा चीज़ आपको पढ़ना है। तो फिनिश गुड्स का अगर आप देखोगे, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। सर मटेरियल का देखेंगे तो मटेरियल्स आर जनरली वैल्यूड एट कॉस्ट। ओके सर,
ये कॉस्ट में जनरली वैल्यू होता है। तो जनरली बोला मतलब कहीं ना कहीं और भी प्रॉब्लम है, और भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे ये मटेरियल कॉस्ट में ना वैल्यू किया जा रहा हो। एग्जैक्टली, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब ये एक्सेप्शंस को थोड़ा सा अच्छे से समझें। जो 3 क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो 3 में ये भी कवर हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू पर्पज के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इफ द फिनिश गुड्स, सर बात तो कर रहे थे मटेरियल का, यस, लेकिन मटेरियल को यूज करके जो फिनिश गुड्स बनता है ये उस फिनिश गुड्स के बारे में बात कर रहा है कि इफ द फिनिश गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, क्योंकि आपके पास स्टॉक में भी मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको आप वैल्यूएशन करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ये रूल या ये कैटेगरी या ये सिचुएशन दिया कि इस मटेरियल जो आपके पास अभी स्टॉक में है उसको लेके जो फिनिश गुड्स बनता है, अगर वो एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, मतलब अगर फिनिश गुड्स जो ये मटेरियल को यूज करके आप बनाने वाले हो उसका कॉस्ट अगर टोटल में 100 रुपये बनता है, अगर आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो 100 या उससे ज़्यादा में ये बिकेगा, तो मटेरियल हमेशा कॉस्ट में ही वैल्यू होगा। ये सिचुएशन नंबर 1 है, एकदम सिंपल। ओके, ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही हिंट देगा। ओके, सिचुएशन नंबर 2 को चलते हैं। अगर फिनिश गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट लोअर देन कॉस्ट, सर अगर 100 रुपये का कॉस्ट है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फिनिश गुड्स का डिमांड उतना अच्छा नहीं है मार्केट में एंड इट कैन बी सोल्ड और एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट द मार्केट एट अ प्राइस लोअर देन द कॉस्ट, देन उस केस में कॉस्ट से लोअर में शो करो, मतलब मटेरियल का जो कॉस्ट है उससे कम में आप रिवैल्यूएशन या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज करना चाहिए। ओके, तो क्या सिचुएशन होगा ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में थोड़ा हिंट देगा। ओके, जब हम क्वेश्चन करेंगे इसको लेकर डील करेंगे, ठीक है सर। ओके, थर्ड सिचुएशन क्या है, इफ मटेरियल प्राइस इज ए डिक्लाइनिंग, जो मटेरियल आपके पास है स्टॉक में अगर उसका प्राइस मार्केट में डिक्लाइन हो रहा है एंड प्लस दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड एनआरवी, मतलब जो फिनिश गुड्स आप बनाने वाले हो इस मटेरियल को लेके उसका जो कॉस्ट आएगा वो उस फिनिश गुड्स का एनआरवी से ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा इनकर कर दोगे लेकिन उसको नेट में रियलाइज करोगे जो मार्केट में कॉस्ट से कम में रियलाइज कर रहे हो। इज इट ओके? ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होता है, मतलब मटेरियल प्राइस डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है और जो फिनिश गुड्स आप बना रहे हो उसका जो कॉस्ट आ रहा है दैट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड इट्स एनआरवी, मतलब फिनिश गुड्स का एनआरवी से एक्सीड करने वाले दोनों कंडीशन अगर होता है तो मटेरियल को एनआरवी पे दिखाओ बाय यूजिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये जो तीनों सिचुएशन हुआ ना, अभी बस थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार के लिए लर्न करें, क्योंकि विदाउट अ प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है। जब आप क्वेश्चन के साथ इसको करेंगे, हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, तीनों में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। अभी के लिए 3 सिचुएशन है मटेरियल को लेके। पहला बोला, अगर फिनिश गुड्स जो बनाने वाले हो आप वो अगर एट और अबव कॉस्ट में जाएगा तो मटेरियल को कॉस्ट में दिखाओ। अगर फिनिश गुड्स लोअर देन कॉस्ट में सेल होने का एक्सपेक्टेशन है तो मटेरियल को भी लोअर देन इट्स कॉस्ट, मतलब मटेरियल का जो कॉस्ट है उससे लोअर में उसको वैल्यूएशन करो। लेकिन अगर मटेरियल का प्राइस इज डिक्लाइनिंग इन द मार्केट एंड cost of finished goods is expected to exceed the NRV of the finished goods, then हम replacement cost यूज करते हैं। These are all technical fundas, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको डिटेल में ये समझ में आएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब ये सब एप्लीकेबल कैसे होगा, मतलब आपका इन्वेंट्री जो है, मान लो फिनिश गुड्स है, इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स पड़े हुए हैं। अब फिनिश गुड्स 1, फिनिश गुड्स 2, अब कितने टाइप के फिनिश गुड्स बने रहे दैट विल बी द सोल्ड फैक्टर, ठीक है। 2-3 अलग अलग टाइप के फिनिश गुड्स हैं। अब जब मटेरियल में आओगे, मटेरियल में मान लो 3-4 टाइप के मटेरियल हैं, तो आपको ये जो कॉस्ट और एनआरवी या कॉस्ट में देखना है या क्या करना है, इसको आप कैसे ग्रॉस अप्रोच फॉलो करेंगे या
सेपरेटली या इंडिपेंडेंटली आप वैल्यूएशन करेंगे। हमेशा प्रेफर किया जाता है आइटम टू आइटम। आपके पास नो डाउट 3 अलग अलग फिनिश गुड्स हैं, ठीक है। आपका तीनों का से फॉर एग्जांपल कॉस्ट दिया है 100 रुपये इसका, 150 रुपये इसका, 200 रुपये इसका, से फॉर एग्जांपल, और मार्केट प्राइस भी अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर और कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये हमारा जनरल प्रिंसिपल है। तो क्या तीनों को ऐड कर दें? नहीं, तीनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट कर लेंगे। तीनों का जो रियलाइजेबल वैल्यू है उसको ऐड करके टोटल रियलाइजेबल वैल्यू करके कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर कर देंगे। नहीं, प्रेफर क्या किया जाता है? आइटम टू आइटम। जो फिनिश गुड्स 1 का है वो पहले, देन फिनिश गुड्स 2, देन फिनिश गुड्स 3। जनरली हम ये इंडिविजुअली करते हैं, लेकिन ग्रुप मेथड भी एप्लीकेबल है। कब? जब आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर सेम इन आर ऑफ सेम प्रोडक्ट लाइन, सेम लाइन ऑफ इन्वेंट्री है आपके पास, ओके, और सिमिलर एंड यूज होने वाला हो, और प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड इन सेम ज्योग्राफिकल एरिया। ये जो 3 कंडीशन अगर आपका फुलफिल होता है तब जाके आप ग्रुप मेथड फॉलो कर सकते हो। इसको फॉर द टाइमिंग आप इग्नोर ही करो। ये जो पार्ट है ना, यही आपके लिए एप्लीकेबल है एग्जीक्यूटिव सिलेबस के लिए, बट ये बस एडिशनल लर्निंग के लिए मैंने बस साइड में बता दिया कि ग्रुप मेथड भी कर सकते हैं अगर सिमिलर प्रोडक्ट लाइन है, सेम प्रोडक्ट लाइन, सिमिलर एंड यूज है। जैसे से फॉर एग्जांपल एसी है, एसी में अलग अलग कैपेसिटी के एसीज आते हैं, ठीक है। आपके पास जो स्टॉक में पड़े हुए हैं कैपेसिटी तो अलग है लेकिन एंड यूज तो सेम ही है ना, तो उस केस में आप टोटल कर सकते हो। इज इट ओके? तो प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड इन सेम ज्योग्राफिकल एरिया, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। सेम प्रोडक्ट लाइन है, आप ये नहीं कर सकते कि एसी को लेके आप से फॉर एग्जांपल कूलर के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, या कूलर के साथ आप रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं। सिमिलर सेम प्रोडक्ट लाइन होना चाहिए। एसी है तो एसी के साथ ही कंपेयर करेंगे, कूलर है तो कूलर के साथ प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे, ओके। सिमिलर एंड यूजर्स होने चाहिए, ओके, और प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड इन सेम ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। इवन इफ इन एसी सेगमेंट आप अगर से फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में बेचते हो, आप कुछ एसीज आप क्या करते हो ना, मुंबई में बेचते हो, महाराष्ट्र में बेचते हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल एरियाज जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इसको बोला फॉर द टाइमिंग आप इसे इग्नोर ही कर सकते हैं। ग्रुप मेथड जनरली हम ये 3 कंडीशन फुलफिल होने से करते हैं, ओके। आगे चलते हैं डिस्क्लोजर। ये लास्ट पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का। डिस्क्लोजर देखेंगे तो अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड कॉस्ट फॉर्मूलेज एडॉप्टेड, वो हमको हमेशा डिस्क्लोज करने होते हैं कि कौन कौन से हम मटेरियल के केस में क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किए हमने, क्योंकि मटेरियल में आपने ही देखा कि 3 सिचुएशन में 3 अलग अलग प्रिंसिपल आप अडॉप्ट कर सकते हो, तो क्या आपने एक्चुअली पॉलिसी अडॉप्ट किया है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आपको डिस्क्लोज करने हैं, ओके। कैरिंग अमाउंट फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री सेपरेटली आपको डिस्क्लोज करना है। तो ये रहा आपका डिस्क्लोजर का बात। आपके लिए अगर बात करें ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये चार्ट को देखें आप, पूरा का पूरा जितना हमने 2 क्लास में पढ़ा ना, सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। कैसे सर? इन्वेंट्री हो गया, 3 टाइप के इन्वेंट्री हैं, पहले फिनिश गुड्स पे आ जाए, बाकी चीज़ तो वैसे भी हो जाएगा, ओके। फिनिश गुड्स में हमको पता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी का मतलब क्या है? रियलाइजेबल वैल्यू लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल जो होता है ये आता है रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? परचेज, कन्वर्जन, अदर कॉस्ट, ठीक है। परचेज में क्या क्या आएगा? परचेज मटेरियल वगैरह का जो है, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज ऐड हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह माइनस होगा, फ्रेट इनवर्ड, अदर कॉस्ट, ये सब कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल, प्रोडक्शन ओवरहेड में फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये जो, और अदर कॉस्ट में है, अदर कॉस्ट में क्या हो गया? अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, जिसमें ये पार्ट नहीं इंक्लूड होते हैं, दीज आर एक्सक्लूजन लिस्ट, ठीक है। तो ये जो तीनों पार्ट को कवर करेंगे तो कॉस्ट आएगा। एनआरवी आपके पास है, विच एवर इज लोअर इज योर फिनिश गुड्स, यही अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल और WIP आइडेंटिकल है, सेम वे में वो लोग वैल्यूएशन होता है।
तो जनरली क्वेश्चंस, तो मटेरियल और डब्ल्यूआईपी ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों को लेके अगर वैल्यूएशन रूल देखेंगे, दोनों का दोनों सेम है। एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हो सकता है, एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हो सकता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट को लेके थोड़ा बहुत बातें ऊपर तो हो ही गया है, जिसमें ये 3 रूल है जो मैंने आपको बताया कि जब हम क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे उसके साथ डिटेल समझेंगे। तो क्वेश्चन के साथ समझने वाला बात ये एक पार्ट रहा, और एक पार्ट रहा हमारा ये जो कन्वर्जन कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को कैसे क्या डिवाइड करना है, कैसे कैलकुलेशन होता है, वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। ओके, अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो मैं आपको एक क्लैरिटी रहे, आपका कंफ्यूजन ना रहे कि क्यों मटेरियल का वैल्यूएशन में हम कॉस्ट ले रहे हैं और क्यों फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन में आप कॉस्ट एंड एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर ले रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है। सिंपल है, थोड़ा सा भी कोई दिमाग लगाएगा तो आराम से आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये वो डिस्क्राइब करेगा। ओके, थोड़ा ध्यान दें, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है यहाँ पे। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट, मटेरियल एंड सप्लाईज आते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में और वहां से फिनिश गुड्स निकलते हैं बाहर। ठीक है, यहाँ पे है फिनिश गुड्स, यहाँ पे है मटेरियल एंड सप्लाईज। आप क्या कर रहे हो, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हो। ठीक है, आप कब खड़े हो, एट द एंड ऑफ द ईयर में आपके पास कुछ फिनिश गुड्स पड़े हैं, कुछ इन्वेंट्री भी पड़े हैं, राइट। 2 कैटेगरी के इन्वेंट्रीज पड़े हुए हैं, सॉरी कुछ मटेरियल भी पड़े हैं, एक सेकेंड, सॉरी कुछ मटेरियल भी पड़े हैं आपके पास। ओके, तो दोनों का अलग अलग लाइन ऑफ वैल्यूएशन क्यों है। अगर आप फिनिश गुड्स को बोलोगे, फिनिश गुड्स का कॉस्ट अगर आपको कोई पूछे, फिनिश गुड्स का कॉस्ट, तो ऑब्वियसली सर ये फिनिश गुड्स को बनाने में कुछ मटेरियल का यूज हुआ होगा, कुछ कन्वर्जन कॉस्ट का यूज हुआ होगा, कुछ अदर कॉस्ट का भी यूज हुआ होगा। ठीक है, वो होने के बाद ही जाके फिनिश गुड्स बनता है। इसलिए फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन में कॉस्ट मतलब सब कुछ लिया जाता है, मटेरियल भी लिया जाता है, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट सब लेके कॉस्ट बनता है। ओके, अगर आप मटेरियल को सिर्फ वैल्यूएशन करोगे, अगर सिर्फ मटेरियल इन्वेंट्री का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सर इसमें मटेरियल मतलब क्या, जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा, प्रोसेस में यूज नहीं हो पाया है, अभी आपके पास स्टॉक में पड़े हुए हैं, सर इसमें कन्वर्जन कॉस्ट का तो बात ही नहीं हो सकता ना, इसमें तो सिर्फ परचेज कॉस्ट को लेके ही बात होगा, राइट। इसलिए मटेरियल एंड सप्लाईज में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को लेके एम्फेसिस दिया जाता है, प्रोवाइडेड आपका ये 3 कंडीशन में कोई जगह फॉल नहीं कर रहा हो। अगर मार्केट प्राइस जो फिनिश गुड्स आप बनाने वाले हो वो अगर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और अबव कॉस्ट है, तब कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट पे ही वैल्यूएशन होता है। लेकिन इन आइदर केसेस आपको कहीं ना कहीं आइदर कॉस्ट से कम में वैल्यूएशन करना पड़ सकता है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में वैल्यूएशन करना पड़ सकता है मटेरियल का स्टॉक को। ठीक है, सो ये जो डिस्कशन है प्लस ये चार्ट है, आई थिंक आपको पूरा का पूरा कवरेज AS2 का मिल चुका होगा इसमें से। ओके, सो हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, वो करने वाले हैं। और ये जो वीडियो आपके लिए आ रहा है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर करें, ये जो PDF नोट है इसका डाउनलोड लिंक मैं वहाँ पे दे दूंगा, वहाँ से जो भी चाहते हैं डाउनलोड करना वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर योर डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन ऑलवेज फाइंड माय चैनल ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।